नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने पिछले 2 एपिसोड में उपसर्ग और प्रत्यय की बात की थी। अब हम एक और नया मुद्दा आज सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, जो कक्षा 9 में हमारे लिए संधि का जो नया मुद्दा है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम संधि के शाब्दिक अर्थ के बारे में देखेंगे। तो संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। अब आगे देखें, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार यानी कि परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो अलग अलग वर्णों को जब हम मिश्रित करते हैं तब उन मिश्रण को हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। अब जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है, नजदीक जो दो वर्ण ऐसे होते हैं जिसमें कोई सम्मिश्रण की बात होती है, तो उसमें निकटता के कारण होता है, तब उनमें कोई न तो कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है, तब उनमें कोई न कोई परिवर्तन जरूर होता है और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। अब संधि के प्रकारों की बात करते हैं। संधि के प्रकार देखें तो कौन कौन से हैं? तो एक तो है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। हमें मात्र स्वर संधि की ही बात अभी करनी है। तो सबसे पहले हम स्वर संधि की बात करेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं, किस प्रकार होती है, तो आइए देखते हैं। स्वर संधि की परिभाषा देखें। स्वर वर्ण के साथ स्वर्ण स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यानी कि दो अलग अलग स्वरों का मिलन, उस स्वरों का जब मिलन होता है तब हम उसे स्वर संधि कह सकते हैं। अब स्वर हिंदी में कितने हैं आइए देखते हैं। स्वर हिंदी में कुल मिलाकर ये 11 हैं। तो इन 11 स्वरों का मिलन जब एक दूसरे में होता है, एक साथ होता है, तब हम उसे स्वर संधि कह सकते हैं। तो आइए अब हम स्वर संधि के प्रकारों के बारे में कुछ जानते हैं। स्वर संधि के कुल मिलाकर यहाँ 5 प्रकार दिए गए हैं। सबसे प्रथम है दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद गुण स्वर संधि, उसके बाद यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और 5वां है अयादि स्वर संधि। अब हम सबसे पहले प्रकार यानी कि दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानेंगे। तो जब परिभाषा सबसे पहले देख लेनी चाहिए कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद, देखिए जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ बन जाते हैं। यानी कि जब ये अ ई उ के बाद कोई उनके जैसा दूसरा ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, अ के बाद अ आए या अ के बाद आ आए, उसी प्रकार ई के बाद दीर्घ ई, उ के बाद दीर्घ उ आए, तो भी उसका हमें क्या करना है? अगर अ आता है तो आ करना है, ई और ई के मिलने से दीर्घ ई करना है, ह्रस्व और दीर्घ उ मिलने से हमें दीर्घ उ करना है। एक उदाहरण यहाँ पर सामान्य देख लें। यहाँ देखिए अस्त आंचल, यहाँ अ के बाद आ का आना, तो उसका क्या करना है? आ करना है, तो अस्तांचल। उसी प्रकार रेखा अंकन, रेखा अ के बाद अ, तो उसका भी हमें आ करना है, तो रेखांकन। अब हम दीर्घ स्वर संधि के
अन्य नियमों के बारे में जानेंगे। उसकी जो अलग अलग कंडीशंस हैं, उन कंडीशन के आधार पर हम उसे आगे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले है अ और अ, तो उसका क्या करना है, आ करना है। तो इसका एक उदाहरण सामान्य देख लीजिए। यहाँ भाव और अर्थ दोनों में अ है, यहाँ अंत में अ है और यहाँ शुरुआत में अ है। अब दोनों अ की जगह में क्या लिखना है, आ करना है। तो परिणाम क्या मिलेगा, यानी कि इन दोनों की संधि क्या होगी, भावार्थ। किस प्रकार होगी, आइए देखिए। अगर इसमें से हम अ निकाल देंगे तो ये भा व अलंत हो जाएगा, क्योंकि इसमें से हमने स्वर निकाल लिया है। अब इन दोनों अ की जगह हमें क्या लिखना है, आ करना है। और यहां से भी अ निकल गया तो बचा क्या, थ। अगर इसका हम स्वरूप बनाए तो क्या बन सकता है, भावार्थ। तो ये हमारे लिए भावार्थ शब्द बन सकता है। अब दूसरा उदाहरण देखिए। शरीर अंत, तो क्या बना, शरीरांत। राम अवतार, तो क्या बना, रामावतार। हिम अचल, तो क्या बना, हिमाचल। शब्द अर्थ, तो क्या बना, शब्दार्थ। तो ये अ और अ के नियम थे। अब अ और उसके बाद आ का आना, तो किस प्रकार आ करना है वो जान ले। भोजन आलय, तो अ के बाद आ आया तो भी उसका क्या करना है, आ करना है। तो क्या होगा, भोजनालय। उसके बाद वृक्ष आरोपण, तो क्या करना है, वृक्षारोपण। उसके बाद 10 आनंद, तो उसकी संधि क्या होगी, दशानन। शिव आलय, तो क्या होगा, शिवालय। गज आनंद, तो क्या होगा, गजानन। अब तीसरी उसकी जो कंडीशन थी वो देख ले। आ के बाद अगर अ आए तो भी हमें क्या करना है, आ करना है। जैसे कि यथा अर्थ, तो क्या करना है, यथार्थ, उसका भी हमें आ ही कर देना है। सीमा अंत, तो क्या होगा, सीमांत। विद्या आलय, विद्या अर्थी, विद्या अर्थी, तो क्या होगा, विद्यार्थी। आशा अतीत, तो क्या होगा, आशातीत। सेवा अर्थ, क्या है, सेवा अर्थ, तो क्या होगा, सेवार्थ। अब आ के बाद अगर आ आता है तो भी हमें क्या करना है, उसका आ ही करना है। तो उदाहरण यहां पर दिया गया है। महाआत्मा, तो क्या बनेगा, महात्मा। कारा आवास, तो क्या बनेगा, कारावास। विद्या आलय, तो क्या बनेगा, विद्यालय। शिक्षा आलय, तो क्या बनेगा, शिक्षालय। दया आनंद, तो क्या बनेगा, दयानंद। अब अ वाला नियम हमने देख लिया। अब इसके बाद है ई वाला नियम। उसमें भी हमें वही प्रक्रिया करनी है। अगर दोनों ही ई ह्रस्व हैं तो भी उसका हमें क्या करना है, दीर्घ ई की मात्रा करनी है। किस प्रकार होता है, आइए देखिए। यहाँ देखिए, अभी इष्ट, यहाँ यहाँ भी ह्रस्व ई है, यहाँ भी ह्रस्व ई है। जब दोनों ह्रस्व ई की जगह हमें क्या लिखना है, दीर्घ ई करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ह्रस्व ई निकल जाएगी तो क्या होगा, भ हलंत हो जाएगा। इन दोनों की जगह हमें दीर्घ ई लिखना है और यहाँ से ये निकल जाएगा।
इनको जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? अभीष्ट। इनको जोड़ने पर हमें अभीष्ट शब्द मिलता है। तो आइए इनके कुछ और अन्य नियम उदाहरण देख लें। जैसे कि अति इव, दोनों हस्वई हैं, तो क्या बनेगा? अतीव। उसके बाद कवि इंद्र, तो उसका क्या बनेगा? कविंद्र। कविंद्र आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं, आपकी वर्तनी गलत होगी नहीं। उसके बाद रवि इंद्र, तो क्या होगा? रविंद्र। मुनि इंद्र, तो क्या होगा? मुनिंद्र। तो आइए दूसरी कंडीशन देखते हैं। हस्व ई के बाद दीर्घ ई आती है तो भी हमें उसका क्या करना है? दीर्घ ई ही करना है। कपि ईश, तो क्या बनेगा? कपीश। गिरी ईश, तो क्या बनेगा? गिरीश। प्रति इक्षा, तो क्या बनेगा? प्रतीक्षा। हरि ईश, तो क्या बनेगा? हरीश। परीक्षा, तो क्या बनेगा? परीक्षा। अब इसमें तीसरी कंडीशन है, दीर्घ ई के बाद अगर ह्रस्व ई आती है तो भी उसका हमें दीर्घ ई करना है। देखिए उदाहरण, योगी इंद्र, तो क्या करना है? योगिंद्र। यहाँ पहले दीर्घ ई है, उसके बाद ह्रस्व ई है, फिर भी हमें दीर्घ ई करना है। उसके बाद सची इंद्र, तो क्या करना है? सचिंद्र। फणी इंद्र, तो फणींद्र। मही इंद्र, तो महींद्र। नारी इष्ट, तो नारिष्ट। अब चौथी कंडीशन है, उसके बाद वाली कंडीशन। अब आगे बढ़ते हैं। जब दोनों दीर्घ ई हो तो भी हमें उसका क्या करना है? दीर्घ ई की ही मात्रा करनी है। जैसे कि सती ईश, यहाँ दोनों जगह दीर्घ ई दिखाई दे रही है, तो क्या करना है? हमें दीर्घ ई ही करना है, तो इसका होगा सतीश। नारी ईश्वर, तो क्या होगा? नारीश्वर। रजनी ईश, तो क्या होगा? रजनीश। पृथ्वी ईश, तो क्या होगा? पृथ्वीश। मही ईश, तो क्या होगा उसका? महिष। हमने अ और ई के उदाहरण देखे हैं। अब देखते हैं उ वाली कंडीशन। ह्रस्व उ के बाद अगर दीर्घ उ है तो भी हमें उसका क्या करना है? दीर्घ उ ही करना है। देखिए लघु उष्मा, ह्रस्व के बाद दीर्घ उ है तो उसका क्या करना है? दीर्घ उ ही रखना है, तो होगा उसका लघुष्मा। लघु उर्मी, तो लघुर्मी। सिंधु उर्मी, तो क्या होगा? सिंधुर्मी। अब पहले दीर्घ उ, उसके बाद ह्रस्व उ है तो भी हमें उसका दीर्घ उ ही करना है। जैसे कि वधु उत्सव, तो क्या होगा? वधुत्सव। भू उत्सर्ग, तो क्या होगा? भूत्सर्ग। अब दोनों दीर्घ उ है तो भी उसका हमें दीर्घ उ ही करना है। जैसे कि भू ऊर्जा, तो क्या होगा? ऊर्जा। भू उष्मा, तो क्या होगा? उष्मा। सरयू उर्मी, तो क्या होगा? सरयू उर्मी। वधु उर्मी, तो क्या होगा? वधु उर्मी। तो ये हमने दीर्घ स्वर संधि का जो एक नियम था वो हमने देखा, और हमें आशा है कि आपको अब दीर्घ स्वर संधि के नियम में कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। अब हम स्वर संधि का दूसरा प्रकार है जिसका नाम है गुण स्वर संधि समझने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं वो देख लें। तो सबसे पहले देखिए गुण संधि में सबसे प्रथम जो बात आती है हमारे सामने क्या है? अगर अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई हो तो उसका हमें ए करना है। अब दूसरी कंडीशन देखें,
उसमें अ या आ के बाद अगर उ या दीर्घ उ है तो उसका हमें ओ करना है। और इसकी तीसरी कंडीशन है अ या आ के बाद अगर रू है तो उसका हमें अर करना है। तो ये हमारे सामने ये गुण स्वर संधि की कंडीशंस हैं, नियम हैं। इन नियमों के आधार पर हमें कुछ शब्दों में परिवर्तन करने के बाद कुछ नए शब्द मिलेंगे। तो प्रथम कंडीशन क्या है कि अ आ के बाद अगर ई है यानी कि ह्रस्व दीर्घ ई आती है तो हमें उनकी जगह ए करना है। किस प्रकार होगा, आइए हम सबसे पहले एक एक कंडीशन की बात करते जाएंगे। यहाँ देखिए, सबसे प्रथम है अ आ के बाद ई या ई का आना। अब यहाँ देखिए, अ के बाद ई है, अ के बाद ई, तो उसका करना क्या है, हमें ए करना है। अब किस प्रकार होगा, यहाँ देखिए, इसके अंतर्गत असमाहित है, वो निकाल देंगे। इसके बाद यहाँ ई है तो वो निकाल लेंगे, लेकिन इन दोनों की जगह में क्या लिखना है, ये करना है। अब इसमें से ई निकल गया तो बचा क्या, ये बचा। अब इनका स्वरूप क्या होगा, हमारे सामने रखा हुआ है, वो बनेगा हमारे लिए स्वेच्छा। क्योंकि जब भी हलंत व्यंजन के बाद कोई भी स्वर है तो तुरंत वह स्वर इसमें चला जाता है, तो वो हमारे लिए स्वेच्छा शब्द बनाता है। तो ऐसे दूसरे उदाहरण देखिए, शुभ इच्छा, अ के बाद ई है तो उसका क्या करना है, ए करना है, तो क्या बनेगा हमारे लिए वह शुभेच्छा। सुर इंद्र, तो क्या होगा हमारे लिए वो सुरेंद्र। तो आइए अब दूसरा नियम समझ लिया, अ के बाद दीर्घ ई हो तो भी हमें उसका ए करना है, नर ईश। तो इन दोनों की जगह में ए लिखना है, तो क्या बनेगा नरेश। दूसरा उदाहरण देखें, गण ईश, तो क्या बनेगा गणेश। उप इक्षा, तो क्या बनेगा उपेक्षा। तो अब उसमें हम आगे बढ़े तो क्या क्या देखते हैं, देखिए आ के बाद ई है तो भी हमें ए करना है। यहाँ देखिए यथा इष्ट, यहाँ आ है और यहाँ ई है, तो उसके बाद यथेष्ट करना है, यानी कि ए जोड़ना है। उसके बाद देखिए महा इंद्र, महेंद्र किस प्रकार होगा, अब आपको ये नियम पता है कि आ के बाद ई है तो हमें इन दोनों की जगह ए करना है, तो ये महेंद्र हमारे लिए बनता है। रमा इंद्र, आ के बाद ई तो रमेंद्र। अब आ के बाद दीर्घ ई है तो भी लंका ईश, तो क्या बनेगा हमारे लिए लंकेश। उमा ईश, तो क्या बनेगा उमेश। और महा ईश, तो क्या बनेगा महेश। हमने पहली जो कंडीशन थी वो देख ली। अब दूसरी देखें, अ या आ के बाद उ या उ, ह्रस्व या दीर्घ उ हो तो हमें उसका ओ करना है। अब ये किस प्रकार होगा, देखिए अ के बाद उ है तो हमें उसका ओ करना है। तो आइए, सूर्य उदय, हमें यहाँ देखिए अ के बाद क्या है उ है, तो इन दोनों की जगह हमें क्या करना है, ओ करना है। तो किस प्रकार होगा, इनको जोड़ने पर क्या होगा, इनको जोड़ने पर हमारे लिए क्या बनेगा, ये सूर्योदय हमारे लिए बनता है। किस प्रकार बना ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें अ छिपा हुआ है और निकाल देने पर ये य हलंत हो जाएगा। अब आ अ और उ के बदले हमें ओ करना है, ओ लिखना है उसकी जगह, और इसमें से अगर उ निकल गया तो दय। तो ये किस प्रकार सूर्योदय बना हमने अभी देखा है।
अब इनके जैसे कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे। लोक उक्ति, और के बाद उ है तो क्या बनेगा उसका? लोकोक्ति। अब उदाहरण देखिए, पर उपकार तो क्या बनेगा? परोपकार। अब अ के बाद दीर्घ उ का आना तो भी हमें उसका वो करना है, तो किस प्रकार होगा? जैसे कि ये झल उर्मी तो क्या बनेगा? झलोर्मी। नव उढ़ा तो क्या बनेगा? नवोढ़ा। सूर्य उष्मा तो क्या बनेगा? सूर्योष्मा। अब आगे बढ़ते हैं। अब कंडीशन क्या है? आ के बाद हस्व उ है तो भी हमें उसका वो करना है। महा उत्सव तो क्या बनेगा? महोत्सव। उसके बाद गंगा उदक तो क्या बनेगा? गंगोदक। लंबा उदर तो लंबोदर। अब आ के बाद दीर्घ उ हो तो भी उसका हमें क्या करना है? वो करना है। जैसे कि गंगा उर्मी तो क्या बनेगा? गंगोर्मी। महा उर्मी तो क्या बनेगा? महोर्मी। और महा ऊर्जा तो क्या हमारे लिए बनता है? महोर्जा। अब तीसरी जो कंडीशन थी उसके बारे में बात करें तो अगर अ या आ के बाद रू आता है तो क्या करना है? उसका अर करना है। अब एक उदाहरण है वो हम समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ अ के बाद क्या आता है? रू आता है। तो इन दोनों की जगह हमें क्या करना है? अब इसमें से अगर अ निकल गया तो बचेगा क्या? शब्द। लेकिन तो कैसा होगा? हलंत। अगर इसमें से रू निकल गया तो क्या बचा? शी। अगर हम इनको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ र हलंत है। हमने आगे उपसर्ग वाले वीडियो में देखा था कि अगर र हलंत है उसके पीछे क्या हो जाएगा? रेफ की मात्रा हो सकती, यानी कि र हलंत के बाद कोई भी व्यंजन है तो उस व्यंजन के ऊपर वो अपनी रेफ की मात्रा बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो ये सप्तर्षि किस प्रकार रूप होगा वो हमारे सामने यहाँ है, तो वे बन जाएगा हमारे लिए सप्तर्षि। समझ में आ गया किस प्रकार ये इसमें हमने अर का प्रयोग किया है? तो आइए इनके जैसे हम कुछ, तो आइए अब हम इनके जैसे कुछ और अन्य उदाहरण समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि ब्रह्मा ऋषि, अ के बाद र का आना तो क्या करना है हमें? अर। तो ब्रह्मर्षि। उसके बाद देव ऋषि तो क्या होगा? देवर्षि। अब आ के बाद रू आता है तो क्या करना है वो हम देख लें। महा ऋषि तो क्या होगा? तो भी महर्षि ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आ के बाद रू है तो इन दोनों की जगह हमें क्या प्रयोग करना है? उपयोग करना है, अर का उपयोग करना है। इसीलिए यहाँ महर्षि ही रहता है। दूसरा उदाहरण देखें, राजा ऋषि, तो यहाँ आ है रू है तो दोनों की जगह हमें क्या उपयोग करना है? अर का। तो ये बनेगा क्या? राजर्षि। अब हमने संधि के नियम देखें तो सबसे पहले आप संधि के स्वाध्याय में देखिए, इसमें दो विभाग है। एक में है संधि कीजिए, जिसके अंतर्गत आपको इन शब्दों को नियम के हिसाब से जोड़ना है और किस प्रकार से संधि करते समय करने के बाद, किस प्रकार संधि करने के बाद इसका नया रूप हमें मिलेगा वो आपको लिखना है। और दूसरे विभाग में आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है, यानी कि जो ये शब्द लिखे हैं उनको आपको नियम के आधार पर अलग अलग करना है। तो ये आपका होमवर्क है। आशा है कि शायद आप ये आसानी से कर पाएंगे।